18वीं शताब्दी का भारत, वही जो बातें हमने आपको बताई हैं उन्हीं बातों को रेफरेंस में यहाँ आपको समझाया गया है कि मुगलों का पतन हो रहा था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था, यूरोपीय शक्ति का उदय हो रहा था, और 18वीं शताब्दी की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो पीटी और मेंस दोनों में आ सकते हैं। अब हम इसमें से सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है, और इस नियम से ना तो चंगेज खान बच पाया, ना होली रोमन एम्पायर बच पाया, ना मिस्री साम्राज्य बच पाया, ना ऑटोमन साम्राज्य बच पाया, ना गुप्त साम्राज्य बच पाया, ना मौर्य साम्राज्य बच पाया, ना हर्ष का साम्राज्य बच पाया, कोई नहीं बच सकता। और अभी हाल फिलहाल में कल जो लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आए, उन्होंने भी बताया कि उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है, और किसी का भी अहंकार, किसी का भी समय ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। समय स्वयं में बदलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए वो इस तरह के बदलाव करती ही रहती है। तो अगर हम मुगल साम्राज्य के पतन या दुनिया में किसी भी साम्राज्य के पतन के कारण को जानने का प्रयास करें, चाहे वो आधुनिक काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो प्राचीन काल हो, हमने बताया कि साम्राज्यों का उत्थान और पतन समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। तो चाहे जिसके भी साम्राज्य के पतन के कारणों को हम तलाशेंगे तो 2-3 तरह के कारण हमको समझ में आए। ज़्यादातर आसान होता है कि किसी व्यक्ति को जिम्मेदार कर देना, सबसे आसान होता है कि किसी व्यक्ति को ब्लेम कर देना कि ये व्यक्ति इस साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रहा, या ये व्यक्ति इस साम्राज्य के उत्थान के लिए उत्तरदायी रहा। लेकिन अगर हम बहुत गहराई से विश्लेषण करें तो हमको ये समझ में आता है कि व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं और दूसरे अन्य कारक होते हैं जो किसी भी साम्राज्य के उत्थान या पतन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। लेकिन उन आवश्यक परिस्थितियों में कौन व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करता है, इतनी जिम्मेदारी तो व्यक्ति की रहती ही है, चाहे वो साम्राज्य के उत्थान की बात हो और चाहे वो साम्राज्य के पतन की बात हो। तो व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है, परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं, व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय भी जिम्मेदार होते हैं, नीतियां जिम्मेदार होती हैं। बहुत सारे कारक मिलकर किसी भी साम्राज्य के पतन या उत्थान को अंजाम देते हैं, परिणाम देते हैं। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। अगर हम मुगलों के संदर्भ में देखें तो मुगल रूलिंग को हम 2 पार्ट में बांट कर देखते हैं। एक को हम कहते हैं पीरियड ऑफ ग्रेट मुगल्स और दूसरे को हम कहते हैं पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स। पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स, ग्रेट मुगल्स, पीरियड ऑफ ग्रेट मुगल्स जब हम कहते हैं तो ये टाइम फ्रेम में 1526 से लेकर 1707 तक के इतिहास को दिखा रहा होता है, जिसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो 3-3 का जोड़ा बना सकते हैं। पहले 3 के जोड़े में कौन आएगा? पहले 3 के जोड़े में आएगा एज यूजुअल बाबर आएगा, जो 4 साल ही भारत में रहा, और 4 साल भारत में रहा और चारों साल वो लड़ता ही रह गया। साम्राज्य को गहराई से स्थापित करने में उसका कोई भूमिका नहीं रहा, वो केवल इंट्रोडक्टरी रहा भारत में मुगल पावर का। क्योंकि उसके जाने के बाद हुमायूं जब पावर में आता है, दरअसल पतन को समझने से पहले हमें शॉर्ट में ये समझना होगा कि कैसे पावर में आया और कैसे पॉलिसीज जिम्मेदार रहीं। तो हुमायूं जब सत्ता में आता है तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, और उसके बाद बाहर भाग जाता है, वो ईरान भाग जाता है, और फिर से 55 में आता है, 1555 में, और 56 तक शासन करता है। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शासक बनता है, और ये वास्तव में भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक है। और जिन नीतियों को अकबर ने मुगल सत्ता की स्थापना के लिए बहुत सोच समझकर वैज्ञानिकता के साथ लागू किया, उन्हीं नीतियों को जो इसके बाद के शासक हुए, अकबर के बाद के शासक हुए, जिनमें जहांगीर आएगा, जिनमें शाहजहां आएगा और जिनमें औरंगजेब आएगा। तो जहांगीर और शाहजहां ने तो अकबर की नीतियों को एज यूजुअली लागू रखा, बल्कि उनमें और थोड़े बहुत सुधार ही किए। लेकिन औरंगजेब का जो व्यक्तित्व था वो अकबर के व्यक्तित्व से भिन्न था, और उसने अपने में एक डाइवर्जन रखा, और उन पॉलिसीज से, जिन पॉलिसीज के चलते मुगल सत्ता में आए थे
या जिन पॉलिसीज के चलते मुगल सत्ता थोड़ा भारत में डीप रूटेड हुई थी। जैसे ये भी एक जानने वाली बात है कि जब तक जितना भी पीरियड रहा भारत में मुस्लिम रूलिंग का, हम केवल मुगलों की ही बात ना करें, हम 1206 से करें और 1707 तक करें, तो ये कोर पीरियड है, कोर पीरियड है जिसमें भारत पर मुसलमानों ने शासन किया। लगभग 500 साल, हाँ 501 साल मुस्लिम रूलिंग रही भारत में। जब तक भारत में मुस्लिम रूलिंग रही, भारत में एक बहुत खास बात रही, वो ये रही कि राजा और प्रजा का धर्म अलग अलग था। धर्म ही नहीं कहना बल्कि ये कहना कि राजा और प्रजा की संस्कृति अलग अलग थी, जिसके कारण से जो भी सुल्तान हुए या बाद में जो भी बादशाह हुए, उन्होंने साम्राज्य का जो भी विस्तार किया वो क्षैतिज रूप से साम्राज्य का विस्तार भले हुआ, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से वर्टिकली एम्पायर ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ। मतलब कि जनता और राजा के बीच में, प्रजा और राजा के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो कभी नहीं रही। कभी भी साम्राज्य ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित हो ही नहीं पाया, कभी वर्टिकल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया एम्पायर का। हमेशा हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता रहा, क्षेत्र विस्तार होता रहा, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल हो, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक का रूलिंग पीरियड हो, चाहे वो अकबर का रूलिंग पीरियड हो। इन लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया साम्राज्य को वर्टिकल ले जाने का, जनता के साथ कनेक्ट करने का, जनता की भावनाओं को समझने का। लेकिन ओवरऑल अगर आपको रिजल्ट पे पहुंचना हो तो आप यही कहेंगे कि मुस्लिम शासनकाल में राजा और प्रजा के बीच में एक दूरी बनी रही, और उस दूरी के बने रहने का कारण, बहुत बड़ा कारण था, दोनों का अलग अलग संस्कृतियों का होना। और विजेता हमेशा पराजित की संस्कृति को कमजोर मानता है। जो जीता हुआ है वो हारे हुए पर सांस्कृतिक आक्रमण करता ही करता है, चाहे वो आप अंग्रेजों को देखिए, चाहे वो आप मुगलों को देखिए, और चाहे वो आप अशोक की पॉलिसीज में देखिए। जो विजेता होता है वो पराजित को सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास करता ही करता है। तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि जो पॉलिसीज डेवलप हुई ग्रेट मुगल्स के पीरियड में, उन पॉलिसीज से बहुत सारा डाइवर्जन लेटर मुगल पीरियड में हमको दिखाई देता है। और अगर हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को समझने का प्रयास करें तो हम थोड़ा 2-4 निश्चित कारणों पर जा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर हम किसी भी साम्राज्य के उत्थान या पतन का कारण तलाशें, वो दुनिया के किसी भी साम्राज्य के उत्थान या पतन का कारण हो, तो पतन के कारणों में या कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, पतन के कारण, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या रहे। तो अगर हम इसमें जाएं कि पतन के क्या कारण रहे, तो उनको हम 3 तरह से देख सकते हैं। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, जैसा कि हमने कहा कि ये सबसे आसान होता है कि हम किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दें, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि यूपीएससी का अप्रोच ये नहीं रहता है। यूपीएससी व्यक्ति पर ध्यान नहीं देता है, और यूपीएससी के आंसर राइटिंग में या किसी स्टेट पीएससी के आंसर राइटिंग में आपको भी कभी भी ये दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराएं। हमें हमेशा व्यक्ति परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। अभी जब औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज को देखेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि औरंगजेब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। रिलीजियसली कट्टर होने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस्लाम खतरे में है का नारा देकर ही वो सत्ता में आया था। अगर उसको दारा सिकोह को सत्ता से हटाना था तो यही रास्ता था कि वो बाकी मुसलमानों को संगठित करता, क्योंकि दारा सिकोह में जो आदत थी या दारा सिकोह का जो व्यक्तित्व था वो हिंदुइज्म की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड था। और औरंगजेब को ये बात प्लस पॉइंट लगी कि अगर हम कहेंगे कि दारा सिकोह के नेतृत्व में इस्लाम खतरे में है तो बाकी मुसलमान हमारे साथ संगठित हो जाएंगे, और बाकी मुसलमान साम्राज्य के अगर हमारे साथ संगठित हो जाएंगे तभी हम दारा सिकोह को पराजित कर सकते हैं, क्योंकि दारा सिकोह के साथ शाही सेना है, हमारे पास तो प्रांतीय सेना है। तो वैसी स्थिति में उसने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया, और इस्लाम खतरे में है ये कहते हुए वो सत्ता में आया। तो वो कैसे बाद में मुकर सकता था कि नहीं हम इस्लामिक रूल्स को लागू नहीं करेंगे, हम शरीयत को लागू नहीं करेंगे,
या हम इस्लाम को कट्टरता से लागू नहीं करेंगे। लेकिन अगर औरंगजेब की नीतियों को व्यावहारिकता से आप समझेंगे तो आप कभी नहीं देखेंगे कि वो राजनीति से ऊपर धर्म को रख रहा था, धर्म को ऊपर रख रहा था, लेकिन अपनी सत्ता को बचाए रखने के पूरा प्रयास करते हुए धर्म को ऊपर रख रहा था। तो वो बाध्यता थी उसकी। आगे हम चलेंगे, इन चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर हमने कहा कि व्यक्तित्व को हम जिम्मेदार ठहराएं तो वो ठीक आदत नहीं है। मतलब कि मैं ऐसा नहीं कि मैं औरंगजेब को मुक्त कर रहा हूं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मानने से। मैं अभी भी औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मानता हूं, और मैं आपको भी कहता हूं कि आप मुगल साम्राज्य के पतन का कारण औरंगजेब को मानिए, लेकिन सिर्फ औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मान लेने से बात सही नहीं पहुंचेगी। तो औरंगजेब का कितना रोल था मुगल साम्राज्य के पतन में, अभी आगे की चर्चा में हम जानेंगे। लेकिन अगर हम कॉजेज ऑफ डिक्लाइन को 3 मेजर कैटेगरी देना चाहें तो एक कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तित्व का कारण रहा, कॉजेज ऑफ पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी, अलग अलग लोगों का अलग अलग। इसमें आप औरंगजेब को भी रख सकते हैं, इसमें आप जो है बीकर सक्सेसर्स को भी रख सकते हैं। दूसरा कारण क्या रहा? दूसरा कारण रहा कि बहुत सारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहा। जैसे अभी हमने बताया ना कि कभी भी जनता के साथ जुड़ ही नहीं पाया ये साम्राज्य, और कोई भी साम्राज्य जो जनता के साथ नहीं जुड़ पाता है वो बहुत लंबे समय तक शासन कर पाए, ऐसा संभव नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप जनता के साथ जुड़ेंगे उतना आप लंबे समय तक शासन करेंगे। जैसे मुस्लिम शासन का स्वरूप बड़ा सैनिक शासन का रहा, जिसके पास सैन्य पावर है वही शासन करेगा, कोई नियम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बहुत सारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था जिसके कारण से ये इनका डिक्लाइन हुआ। तीसरा कैटेगरी हम बना सकते हैं पॉलिसीज को, कि इनकी नीतियां कुछ ऐसी रहीं जिन्होंने बैकफायर किया, जो लंबे समय के लिए जो ताकतवर सम्राटों के समय में तो सही रहीं, लेकिन कमज़ोर सम्राटों के समय में वो पतन के लिए उत्तरदायी बनी। आगे इसी को हम और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। 3 कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हमने रखा संरचनात्मक कारण। संरचनात्मक कारण में अभी हम आगे और बात करेंगे। संरचनात्मक कारण में, संरचनात्मक कारण का मतलब है स्ट्रक्चरल कॉजेज। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल कॉजेज। स्ट्रक्चरल का मतलब कि साम्राज्य की बनावट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इकोनॉमी, उसका और दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध, ये सब जो स्ट्रक्चर बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें प्रॉब्लम रही, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहीं। अभी हम लोग आगे उन पर और डिस्कशन करेंगे। व्यक्तिगत कारण का मतलब कि इंडिविजुअल कॉजेज रहे कुछ, उन्होंने बहुत सारा असर दिया साम्राज्य के पतन के लिए। नीतिगत कारण रहे, पॉलिसी मेकिंग में गलती, पॉलिसी रिलेटेड कॉजेज, पॉलिसीज में बहुत सारा गड़बड़ रहा, तो उनको थोड़ा हम लोग और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके हम लोग इन कारणों पर बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रक्चरल कॉजेज पे। संरचनात्मक कारणों पे। और अगर हम संरचनात्मक कारणों पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण रहे। तो संरचनात्मक कारणों में जाने पर हम देखते हैं कि कई कारण रहे। जैसे हम एक कारण को समझते हैं, एक एक कारण को इसमें से समझते हैं। मुगल सेना का खराब प्रबंधन, पुअर मैनेजमेंट ऑफ मुगल आर्मी। ये पुअर मैनेजमेंट ऑफ मुगल आर्मी कैसे साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार रही, हम देखते हैं। पुअर मैनेजमेंट ऑफ मुगल आर्मी। अब जरा मुगल आर्मी के स्ट्रक्चर को आप समझिए। तो मुगल आर्मी जो है वो डेसिमल सिस्टम पर बनाई गई थी, और इनमें से अधिकांश सेना जो थी वो जागीरदारों द्वारा, अधिकांश क्या सारी की सारी सेना जागीरदारों की सेना थी।
जागीरदार जो होते थे वो, मैंने कहा कि थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, इस बात को समझते हैं कि इंडिया में मुस्लिम रूलिंग क्या रहा, वो मिलिट्री रूलिंग रहा। अगर सही से देखें तो इनकी रूलिंग का नेचर क्या रहा, मिलिट्री रूलिंग रहा। मिलिट्री रूलिंग कहने का मतलब क्या होता है कि शासन के जितने भी यूनिट्स बनाई जाएंगी, जैसे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लेवल होंगे उन सभी लेवल पर कैसे लोग काम कर रहे होंगे, सैन्य क्षमता से युक्त लोग काम कर रहे होंगे। सबके पास कुछ ना कुछ, मतलब शासन में भागीदार होने का मतलब ही ये है कि आपके पास सैनिक क्षमता होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का रूलिंग मॉडल था जिसको हम लोग मिलिट्री रूलिंग कह सकते हैं। सैन्य क्षमतावान व्यक्ति ही शासक बन सकता था। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं कि शासन के दो अंग हैं, सेना अलग शासन करती है और सिविलियन शासन, नागरिक शासन अलग होता है। मिलिट्री रूलिंग अलग होती है और सिविल रूलिंग अलग होती है। अगर सिविल रूलिंग में मिलिट्री को घुसा देते हैं तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और जहाँ जहाँ आपने देखा कि सिविल रूलिंग में मिलिट्री का इंटरफेरेंस हुआ, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की मामला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, आप कभी भी विवादों से मुक्त नहीं हो पाए, या सेना पर बहुत सारे आरोप लगे जिनसे वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। तो बात यह है कि प्रशासन के दो भाग हैं, सैन्य प्रशासन और नागरिक प्रशासन। लेकिन मुगलों ने क्या कर रखा था, दोनों को एक में मिला रखा था। जो नागरिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता था उसी को सेना रखने का भी उत्तरदायित्व दे दिया जाता था। इस व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया था, जिसे मनसबदारी व्यवस्था कहा गया था, जिसमें व्यक्ति जो भी पदाधिकारी होता था उसको सेना रखना होता था और उसको अपनी सेना के अनुकूल जागीर दी जाती थी। या फिर जिनको मुगल पराजित करते थे, वो जो चाहे वो राजपूत थे, मराठे थे या और भी जो थे, उनको सेना, एक निश्चित मात्रा में सेना रखने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये सेना चूंकि अलग अलग जागीरदारों द्वारा नियुक्त की जाती थी, अलग अलग कुलीनों द्वारा नियुक्त की जाती थी, अलग अलग स्टेट के द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिसके कारण से ये अलग अलग तरह के प्रशिक्षण पाते थे, अलग अलग तरह से इनके हथियार होते थे, अलग अलग तरह से इनका वॉरफेयर होता था, अलग अलग तरह से इनकी स्ट्रेटजीज होती थी, और वो एक तरह से मिलकर लड़ने में उनको असुविधा होती थी। अच्छा, इनका जो वफादारी होती थी वो अपने जागीरदार के प्रति होती थी, अपने मनसबदार के प्रति होती थी, ना कि केंद्रीय सरकार के प्रति होती थी। क्योंकि उनको वेतन तो जागीरदार या जिस एलीट के यहाँ उनको नियुक्त किया गया है, या जिस राज्य की वो सेना है, उसी राज्य के से उनको वेतन मिलता था, उसी राज्य से उनको सुविधाएं मिलती थी। तो उनका अपना जो समर्पण होता था वो उनके प्रति होता था, ना कि केंद्रीय सत्ता के प्रति होता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण से मुगलों की सैन्य क्षमता में कमी आई, और इनकी सेना एक अच्छी सेना से सिमट कर एक खराब सेना बन गई। सेना की जैसे जैसे साम्राज्य पतन की ओर गया, औरंगजेब के बाद साम्राज्य पतन की ओर गया, तो जागीरों का भी संकट होने लगा, अच्छी सेना की भी कमी होने लगी, और ये सेना धीरे धीरे करके संकुचित भी होती गई और गुणवत्तापूर्ण तरीके से वो खराब भी होती गई, उतना बेहतर सेना नहीं रह गई। दूसरा कारण अगर हम देखें कि मुगल कुलीनता का पतन हुआ, डिजनरेशन हुआ, डिजनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी कह सकते हैं, तो डिजनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी। अभी सेना के संगठन को समझने में आपको ये समझ में आया कि जो कुछ भी पावर थी वो नोबिलिटीज के हाथ में थी, जो भी सैन्य क्षमता थी वो नोबिलिटीज के हाथ में थी, और वही साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी करते थे, के कारण से उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य पतन की ओर गया, ये व्यभिचार में डूब गए, ये आलस्य में डूब गए, ये गलत सलत कामों में डूब गए, ये षड्यंत्रों में डूब गए। जैसे जैसे मुगल सत्ता पावरफुल होती गई
औरंगजेब के कारण, औरंगजेब के काल में मुगल सत्ता का बहुत अधिक विस्तार हुआ, जिसके कारण से नोबलिटी का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ। और नोबलिटी में लोग बढ़ते गए, लेकिन उस अनुपात में जमीनें नहीं बढ़ पाई। तो जमीनें न बढ़ पाने के कारण से नंबर ऑफ नोबल्स तो बढ़ने लगी, लेकिन नंबर ऑफ नोबल्स को मिलने वाली जागीरों की संख्या घटने लगी। अच्छी जागीरें पाने के लिए कुलीन आपस में षड्यंत्र करने लगे और इनके हरम जो थे वो अय्यासी के अड्डे बनते गए। इनके नोबल्स जो हैं आलसी होते गए। उनके अंदर जो अकबर के टाइम में जो उनके नोबल्स थे, या हुमायूं के टाइम में जो उनके नोबल्स थे, या जो बाबर के टाइम में उनके नोबल्स थे, उनके अंदर जो बहादुरी का भाव था, जो साहस का भाव था, जो उत्साह था, वो औरंगजेब के काल तक आते आते समाप्त हो गया और वो बहुत सारा आलस्य और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हुआ। इसमें केवल कुलीनों का ही हाथ नहीं रहा, बल्कि आप मुगल में आप औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह हुए उनके व्यक्तित्व में भी गिरावट देखेंगे। वो नाचने वालियों के संपर्क में रहने लगे, वो नाचने वालियों के द्वारा साम्राज्य बनाने लगे, उनके द्वारा साम्राज्य का प्रशासन चलाने लगे। लाल कुंवर, रंगीला, इस तरह के नाम आगे आप लेटर मुगल जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसा वो माहौल था उस समय का। तो मुगल कुलीनता का पतन हुआ। मुगल कुलीनता के पतन का मूल कारण था कि मुगल बादशाहत में गिरावट आई, मुगल बादशाहत का पतन हुआ। यह जो 18वीं शताब्दी थी, मैंने बताया कि 17वीं 18वीं शताब्दी आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न शताब्दी थी, लेकिन इस पीरियड में मुगल सत्ता के पतन और यूरोपीय कंपनियों के बढ़ जाने के कारण से जो आर्थिक संपन्नता का लाभ भारत को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और दूसरे ये भी एक कारण था कि बहुत सारे रिबल्स खड़े हुए जिन्होंने मुगलों की केंद्रीय सत्ता को चुनौती देना शुरू किया। औरंगजेब के टाइम में ही देखेंगे जाट, बुंदेला, सिख और मराठे, ये सब अलग अलग पावर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसके कारण से जो केंद्रीय खजाना है उसमें पैसा आना कम हो गया। और केंद्रीय खजाने में पैसा आना कम होने के कारण से मुगलों की आर्थिक स्थिति खराब हुई और बड़े सैन्य अभियानों के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे। बहुत सारी गलत पॉलिसीज रही औरंगजेब की, जिनके कारण से पैसा बहुत सारा खर्च हुआ। तो बहुत सारा पैसा उन्होंने दक्षिण अभियानों में खर्च कर दिया, राजपूतों के साथ अनावश्यक संघर्ष में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, जिसके कारण से आर्थिक स्थिति मुगलों की खराब हुई और साम्राज्य के पतन में इसने भी अपना योगदान दिया। रही सही कसर जो है वो बाहरी आक्रमणों ने पूरी कर दी। एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए, जिनमें नादिर शाह सबसे इम्पोर्टेंट हैं और दूसरे अहमद शाह अब्दाली इम्पोर्टेंट हैं। और इन दोनों ने समझ लीजिए कि गिरते हुए पेड़ पर अंतिम प्रहार कर दिया। जो पेड़ अंदर से ही खोखला हो गया था, जिसको रीजनल पावर्स ने खोखला कर दिया था, रीजनल पावर्स के रेबेल ने खोखला कर दिया था, उस पर अंतिम प्रहार इन लोगों ने कर दिया। और इस तरह से मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। तो ये सारे हैं संरचनात्मक कारण जिन्हें हम मुगल साम्राज्य के पतन के महत्वपूर्ण कारणों में गिन सकते हैं।